हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव शील्ड एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है मार्च मंथ के 4th वीक की, जहां पर हम 23rd ऑफ मार्च से 31st ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। जैसे कि आप सभी को पता है, सीयूईटी का टाइम राउंड द कॉर्नर है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट के ऊपर बात करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा जो आप ही की तरह बोर्ड एग्जाम देकर अभी फ्री हुए हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर सम गुड चैनल टू टीच यू करंट अफेयर्स। लाइव शिल्प अकेडमी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर चुका है। किसी डोमेन की हेल्प के लिए या जीटी की हेल्प के लिए यू गाइस कैन इजीली कॉन्टेक्ट अस। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर फ्राइट लोडिंग की बात हो रही है। फ्राइट का मतलब जनरली कंटेनर्स वगैरह से होता है, ठीक है, ये सामान जो आप देख रहे हैं। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडियन रेलवेज को हम लोगों ने बहुत सारे जोन्स में बांटा हुआ है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट रेलवे जोन इन इंडिया, जिसने 250 मिलियन टन का ओरिजिनेटिंग फ्राइट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 संभाला। एक फाइनेंशियल ईयर में इतना सारा ओरिजिनेटिंग फ्लाइट आज तक किसी इंडियन रेलवे की जोन ने नहीं संभाला। तो एक नया बेंचमार्क इंडियन रेलवेज के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यहाँ पर सेट किया है। इसके बाद दोस्तों, जो विजय शंकर है, विजय शंकर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये रहे। विजय शंकर हैज बीन ऑनर्ड विद डेनमार्क प्रेस्टिजियस नाइट्स क्रॉस। तो डेनमार्क का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है नाइट्स क्रॉस। तो उससे अवार्ड, मतलब उस अवार्ड से आपने ऑनर दिया है विजय शंकर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेयरमैन है विजय शंकर सनबर्ग ग्रुप के, एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड द नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेन डेनबॉर्ग। तो डेनब्रॉग बाय द किंग ऑफ डेनमार्क। तो एक तरीके से डेनमार्क का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो एक एक्सेप्शनल कॉन्सुलर सर्विसेज के लिए दिया जाता है किसी को, एक्सेप्शनल कॉन्सुलर सर्विस। और इंडो डैनिश रिलेशंस भी विजय शंकर ने काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। एक रिनाउंड स्कल्पटर है राम सुतर। राम सुतर को यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए मतलब सेलेक्ट किया गया है। राम सुतर जी आपको यहाँ पर इमेज में भी दिख रहे होंगे। रिनाउंड स्कल्पचर है, बहुत सारी इमेजेस इन्होंने बनाई हैं, सॉरी बहुत सारे स्टैचूज इन्होंने बनाए हैं। और बेस्ट नोन स्टैचू जो इनका है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आपको पता है खड़ा हुआ है गुजरात में। लॉन्गेस्ट हाईएस्ट स्टैचू है इन द वर्ल्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया है। तो ही हैज बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविल ऑनर है। तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है इंडिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर क्या है ना। अनाउंसमेंट जो है ये महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने करी। आपको बता दूं 100 ईयर्स के हो चुके हैं ये। 100 साल की उम्र में भी इंडिया के आर्टिस्टिक हेरिटेज में कंट्रीब्यूट करते हैं सर, एंड इसलिए इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये हाईएस्ट अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और एनुअली प्रेजेंट किया जाता है ये। और इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1995 में शिवसेना बीजेपी जब एलाइड गवर्नमेंट चलाते थे तब इन्होंने करी थी। और पहली बार ये अवार्ड 1996 में दिया गया था। इसके बाद बेटा तेलुगु तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी आपको यहाँ पे सेंटर में दिख रहे होंगे, बिल्कुल। चिरंजीवी जो है, इनको ही हैज बीन ऑनर्ड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, बट मिला कहाँ पर है? तो इनको ये अवार्ड यूके की पार्लियामेंट में दिया गया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं ये अवार्ड हम देते हैं, हमको देना चाहिए था। यूके की पार्लियामेंट ने क्यों दिया? तो हम कहाँ पे थे? तो कोई बात नहीं। तो तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार है चिरंजीवी, उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। क्यों? इंडियन सिनेमा कल्चरल इन्फ्लुएंस और पब्लिक सर्विस में सर ने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है। इस अवार्ड की वेन्यू आपको बता दूं, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स एक तरीके से इंडिया में लोकसभा हो गया, ठीक है। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंडिया में राज्यसभा है। तो यूके की पार्लियामेंट में भी दो हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लोअर हाउस जो यूके की पार्लियामेंट का है उसको आप हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूके की ही इस पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस है। तो ये पूरा की पूरा जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली में ब्रिटिश ब्रिज इंडिया ने प्रेजेंट किया है और होस्ट किया है ब्रिटिश इंडियन एमपी निवेंदु मिश्रा। निवेंदु मिश्रा के साथ थे सोजन जोसेफ और बॉब ब्लैकमैन। इसके बाद विनोद कुमार शुक्ला, यहाँ पर आप देख लीजिए बेटा, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड।
प्रोनाउंसिएशन इसकी ज्ञानपीठ होती है, जनानपीठ नहीं है, जनाना अवार्ड नहीं है ये। ज्ञानपीठ अवार्ड है। 88 ईयर की इनकी उम्र है, और अपने यूनिक लिटरेरी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं ये। ठीक है, और ही इज द फर्स्ट ऑथर फ्रॉम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पहले ऑथर है जिनको ये अवार्ड मिला है। एंड आपको ये भी बता दूं, ये 12वें हिंदी राइटर है, 12th हिंदी राइटर टू बी ऑनर्ड विद ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड पर आता हूं अब मैं। 11 लाख का प्राइज मिलता है यहाँ पर, माँ सरस्वती जी का ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है, और एक साइटेशन आपको मिलता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में स्टेब्लिश हुआ था। सबसे पहले मलयालम पोइट जी शंकर कुरूप को ये मिला था, ओडाक ओडाकुजाई ओडाकुजाई के लिए। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इंडियाज हैप्पीनेस रैंकिंग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 आ चुकी है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो करंट रैंकिंग है हमारी वो है 118। ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हम लोग, मगर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खुश है। पिछले साल हम लोग 126 रैंकिंग पर थे, और बेस्ट रैंकिंग अभी तक हम लोगों की इस इंडेक्स में 94 रही है 2011 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय पीएम। और सबसे कम रैंकिंग अभी तक 2019 में रही है, 144। तो यहाँ पे सबसे खुश देश जो है अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग वो है फिनलैंड। फिनलैंड ने टॉप किया। 147 कंट्रीज को ये रैंकिंग मिली, 147 में से हम 118 पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको आपको बता दूं, पर्सनल फ्रीडम के लिए हमको 2024 में 23rd रैंकिंग मिला था, अभी तक का हाईएस्ट है। जीडीपी पर कैपिटा रैंक में हम लोग 93 लेकर आए थे 2024 में, और 2022 में 97 था। करप्शन, परसेप्शन ऑफ करप्शन में हम लोगों की रैंकिंग 2024 में इंप्रूव हुई थी, 56 आई थी, जबकि 2022 में हम लोग 71st पे थे। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये रिलीज कौन करता है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उसके अंडर एक काम करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर। तो ये सारे वेले काम यही लोग कर सकते हैं। वेलबींग रिसर्च सेंटर, ये लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट। मुझे तो खैर इसका क्राइटेरिया ही बड़ा गलत सा लगता है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको विकी कौशल दिख रहे होंगे। हाँ, तो टाटा मोटर जो है उन्होंने विकी कौशल को यहाँ पे साइन किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जितने भी टाटा मोटर्स की तरफ से ईवीज आने वाले हैं उसको ब्रांड एम्बेसडर जो उसके हैं वो विकी कौशल होने वाले हैं। और ये कोलैबोरेशन मुंबई में अनाउंस किया गया। ये जो पार्टनरशिप है ये उन्होंने कर्व के साथ, मतलब ये टाटा की कर्व आपको यहाँ पर दिख रही होगी, टेक द कर्व कैंपेन शुरू किया, जिसमें आपको विकी कौशल यहाँ पर दिखते हैं। और इस बार के आईपीएल में भी आपको यहाँ पर कर्व कार दिख रही है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, मेरे को लग रहा है शायद इस बार पूछ ले। विक्रम 3201, कल्पना 3201 क्या है ये? बेटा, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इंडिया के द्वारा बनाई जाने वाली पहली सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। यस, दीज आर द फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप्स। एक तरीके से मल्टी प्रोसेसर्स हैं ये, 32 बिट के मल्टी टू प्रोसेसर्स, जिनको स्पेस एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन कोलैबोरेशन विद सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और एचसीएल चंडीगढ़ ने मिलकर बनाया ये। इंडिया में पहली बार इंडिजिनियसली हम लोगों ने 32 बिट के मल्टी प्रोसेसर बनाया है। ठीक है जी। और जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं, हार्श टू हार्श एनवायरमेंट कंडीशंस में भी आप उनको ले जाओ तो भी ये सेमीकंडक्टर चिप्स वहां पर काम करेंगे। तो इंडिया का एटलीस्ट सेमीकंडक्टर जो सेटअप है मेरे हिसाब से वो तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो मेक इन इंडिया वर्जन जो हम लोगों ने देखा था वो कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ नजर आए। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं 23rd ऑफ मार्च को। ठीक है जी। और इस बार का जो थीम रहा वो है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम 24th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम रहा यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। फिर आता है गवर्नमेंट का। यार देखो, एमएसएमई में जितने भी सेक्टर्स आते हैं उनका एक एनुअल टर्नओवर होता है, उसके बेसिस पर आप मीडियम माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस काउंट होते हैं। मोमोज का ठेले लगा के बैठे हैं तो बेटा आप एमएसएमई नहीं है। बीए चाय वाला, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, 12वीं पास चाय वाला। खैर ऐसी चीजें मत बोलो सर, बोर्ड एग्जाम्स आने मतलब रिजल्ट आने वाला है। नहीं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। तो एमएसएमई का एक नया क्लासिफिकेशन आया है, 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट भी हो चुका है। अगर आपकी कोई कंपनी है जिसका एनुअल टर्नओवर पहले कभी या प्रीवियस इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले, अगर आपका टर्नओवर पहले कभी 5 करोड़ का था तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज में काउंट होते थे। वो टर्नओवर सरकार ने बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया है, तो अब आपका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ का होगा कम से कम।
तभी आप एक माइक्रो एंटरप्राइज काउंट होंगे। ठीक है जी। मतलब 10 करोड़ तक आपने इसकी लिमिट बढ़ा दी है, और इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1 करोड़ से करके इंक्रीज 2.5 करोड़ कर दी है। स्मॉल के लिए आपका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और 100 करोड़ से कम, तो आप स्मॉल एंटरप्राइज है। और मीडियम एंटरप्राइज के लिए 100 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ तक का आपका टर्नओवर लिमिट होना चाहिए, तो आप एक मीडियम एंटरप्राइज में काउंट होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक एंटरप्राइज कैटेगरी का लिमिट एनहेंसमेंट कर दिया है। ऑफ कोर्स, अब यहाँ पे बहुत सारी देखो ना, पहले कभी स्मॉल एंटरप्राइज, अगर आप 5 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ तक का आप लोगों का टर्नओवर था तो आप स्मॉल एंटरप्राइज में आते थे। तो बहुत सारी कंपनीज आपको लोन देने से मना कर देती थी। एटलीस्ट अब यहाँ पर वो कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 7 करोड़ है, 8 करोड़ है, जो पहले फालतू में स्मॉल में आते थे, वो अब माइक्रो में ही काउंट किए जाएंगे ना। तो उनको उसके हिसाब से गवर्नमेंट ट्रीट करेगी। तो मतलब लिमिट बढ़ने से फायदे तो बढ़ते ही हैं। खैर, इसके बाद जस्टिस हरीश टंडन जो है बेटा, ये चीफ जस्टिस बन गए हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। चीफ जस्टिस का मतलब एल्डर मोस्ट जज होता है। ठीक है जी। एल्डर मोस्ट जज दो तरीके के होता है, एक तो होता है सर सीनियोरिटी बेसिस, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, एक होता है एज बेसिस पर। तो ये एल्डर मोस्ट एज बेसिस पर होता है। एज बेसिस पर जो भी एल्डर मोस्ट जज होता है किसी भी हाई कोर्ट में, वो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। तो ये जस्टिस हरीश टंडन है। और जो चीफ जस्टिस होता है उनको हमेशा ओथ जो है वो दिलाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो उड़ीसा के गवर्नर भी आप याद कर लीजिए, डॉक्टर हरि बाबू, डॉक्टर हरि बाबू कंफा, सॉरी कम कंभमपति, कंभमपति, हरि बाबू कंभमपति। इसके बाद तवस्या। तवस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इंडिया का दूसरा फ्रीगेट है ये। दिस इज द सेकंड फ्रीगेट। फ्रीगेट एक्चुअली में क्या होता है, मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रेडार होता है, तो डिफेंसिव चीजें भी हम लोग इसमें ले आते हैं। तो ये इंडिया का दूसरा फ्रीगेट है जो प्रोजेक्ट 1135.6 के अंडर बनाया गया है। ठीक है, पहला भी एक फ्रीगेट था, वो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया था। अब दो और फ्रीगेट जो है, मतलब पहला फ्रीगेट जो था वो 2023 में आया था, नाम था इसका त्रिपुट। त्रिपुट। अब ये दूसरा फ्रीगेट है जिसका नाम है तवस्या। जिसका नाम क्या है, तवस्या। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना जीएसएल के साथ 2019 में कॉन्ट्रैक्ट किया था दो फ्रीगेट्स को लॉन्च करने के लिए। तो दोनों फ्रीगेट्स अब हमको मिल गए हैं। पहला फ्रीगेट था त्रिपुट, और दूसरा फ्रीगेट अब जाकर मिल गया है तवस्या। तवस्या जो है एक बहुत ही लेजेंडरी मेस था भीम का, तो महाभारत की स्टोरी में आता है, और सिंबलाइज करता है तवस्या इनडोमिटेबल स्पिरिट को और ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन नेवी को। तो अच्छा है। अगर हम तवस्या की बात करें तो 28 नॉट की स्पीड ये मतलब अटेन कर सकता है। सरफेस, सब सरफेस और एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए फ्रीगेट्स को यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता। 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर राइट टू द ट्रूथ। देन 25 मार्च को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। बहुत गलत था ये दिन, मतलब ये सब चीजें। क्यों? क्योंकि ट्रांस अटलांटिक, अटलांटिक ओशन से मतलब अफ्रीका से अमेरिकाज तक, दोनों कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, भर भर के स्लेव्स को ट्रेड किया जाता था। स्पेन और पोर्तुगल दो देश। स्लेव ट्रेड एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड था। और स्पेन में एक सिटी, साउथ अमेरिका में एक सिटी है एल सेल्वाडोर, जिसको फेबल सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। तो गोल्ड की तलाश में पागल हो गए थे यूरोपियंस। 25 मार्च बेटा इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड सेलिब्रेट होता है। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है सिटीजन सर्विसेज के लिए। ऑफ कोर्स सारथी एप्लीकेशन से या तो आप लिख कर इस चैटबॉट से बात कर लो, नहीं तो आप अच्छी बात क्या है कि वॉइस मैसेज से भी बात कर सकते हो। इस एआई पावर्ड चैटबॉट की खास बात क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने 73,000 से ज्यादा पीडीएफ पेजेस को स्कैन करवाया है डेटाबेस से। 17,000 से ज्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ये प्रोसेस कर सकता है। 24/7 अवेलेबिलिटी है, और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो आपको दिख रहे हैं इमेज में, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी। तो ये हरियाणा का डिजिटल गवर्नेंस स्ट्रैटेजी उसके अंडर लॉन्च होने वाला प्रोग्राम है। हरियाणा के कुछ स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीएम तो मैंने बता ही दिया। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल है चंडीगढ़। नेशनल पार्क में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सुल्तान नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके पास है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन बेटा हमारे पास दार्जिलिंग जू है। दार्जिलिंग जू इंडिया का पहला जू बन गया है जिसने क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ डीएनए लॉन्च कर दिया है। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ डीएनए मतलब ये पहला जू है जहां पर डीएनए सैंपल्स, वाइल्ड लाइफ के डीएनए सैंपल्स को प्रिजर्व किया जाएगा। और खासकर की मतलब कहां पर, तो मतलब आपको ये बता दूं, 60 वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्नोइंग हिमालयन टेरेन। मतलब हिमालयन टेरेन में पाए जाने वाले 60 से भी ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ है उनके सैंपल्स को प्रिजर्व किया जाएगा, जैसे रेड पांडास, स्नो लेपर्ड्स। ऑफ कोर्स आगे जाकर मतलब रिसर्च करने में आसानी होगी। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस से आती हैं, इनकी पार्टी का नाम टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। सीवी आनंद बोस गवर्नर है, कैपिटल कोलकाता है। और वेस्ट बंगाल में ये कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वेस्ट बंगाल इंडिया का वो भी स्टेट है जिसका हाईएस्ट इंटरनेशनल, बिगेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अप्रोक्सीमेट 1750 किलोमीटर्स का बॉर्डर वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स केरला इंडिया का पहला स्टेट है जिसने सीनियर सिटीजन कमीशन स्टैब्लिश करी है। अभी तक किसी भी स्टेट ने सीनियर सिटीजन के लिए कोई कमीशन वगैरह स्टैब्लिश नहीं करी। देखो ना कितना गलत है। हम लोग सैलरी पर कमीशन बिठा देते हैं, पे कमीशन, हम विमेन कमीशन बिठा देते हैं, हम चिल्ड्रन कमीशन बिठा देते हैं। बट यार सीनियर सिटीजन्स के ऊपर भी तो कोई कमीशन होनी चाहिए ना। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसको एक लॉ क्रिएट करने के बाद बनाया जाए। एक लॉ बना मतलब लॉ बने उसके बाद बॉडी बने। तो लॉ है केरला स्टेट सीनियर सिटीजन्स कमीशन एक्ट 2025। तो इस एक्ट के अंडर इस कमीशन को बनाया गया है। ऑफ कोर्स ये कमीशन सीनियर सिटीजन्स के राइट्स और उनके वेलफेयर को सेफगार्ड करेगी। ठीक है, इंश्योर करेगी कि सीनियर सिटीजन्स जहां जहां पर भी है उनका रिहैबिलिएशन, प्रोटेक्शन और उनका एम्पावरमेंट सही ढंग से होता रहे। केरला में जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये केरला के सीएम है पिनाराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। इसके बाद फ्रेंड्स इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के नए सेक्रेटरी जो पहले कभी तुहिन कांता पांडे हुआ करते थे, आजकल तो ये सेबी के चेयरमैन हो गए हैं। और क्योंकि ये जब से सेबी के चेयरमैन बने हैं तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी की पोजीशन खाली थी और अब यहां पर बिठा दिया है अजय सेठ को। तो अजय सेठ इंडिया के नए इकोनॉमिक सेक्रेटरी अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है। और तुहिन कांता पांडे जो पहले हुआ करते थे ये सेबी के चीफ हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इसके बाद बेटा नामीबिया। नामीबिया वो देश है जहां से हम लोगों ने चीता मंगवाए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक 2022 के वाले बर्थडे वाले टाइम पे हमने मंगाए थे। तो नामीबिया इंडिया की और नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर दिख रही है। मैं इनका नाम एक बार पढ़ लूं आपके लिए। नेतुम्बो नंदी, नेतुम्बो नंदी देतवा, नेतुम्बो नंदी देतवा। ये इस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। एज है सर मैम की 72 ईयर्स। 58% वोट के साथ जीती थी। नवंबर 2023 का इलेक्शन अब जाकर बनी है। मतलब देख लीजिए आप। स्वैपो पार्टी की हैं। स्वैपो, स्वैपो पार्टी का मतलब है साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। 14 साल की थी जब से स्वैपो पार्टी को ज्वाइन करा इन्होंने। नामीबिया की कैपिटल है विंड होइक। नामीबियन डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है और प्रेसिडेंट आपके सामने ही है नेतुम्बो नंदी देतवा। इसके बाद फ्रेंड्स संगीता, संगीता कलानिधि अवार्ड। संगीता कलानिधि अवार्ड जो हर साल म्यूजिक एकेडमी ऑफ मद्रास देता है। तो म्यूजिक एकेडमी ऑफ मद्रास ने इस साल के संगीता कलानिधि अवार्ड के लिए आर के श्रीराम कुमार को चुन लिया है। आर के श्रीराम कुमार एक वॉयलिनिस्ट है, वायलिन बजाते हैं और बहुत सारे स्टेजेस को ग्रेस किया है अपने परफॉर्मेंस के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें ये प्लेयर आपको कहीं देखे देखे लग रहे हैं। 1983 मूवी में भी कहीं ना कहीं हमने इनको रिक्रिएट किया है। बिल्कुल। तो 1983 के वर्ल्ड कप के ऊपर, वर्ल्ड कप विक्ट्री के ऊपर एक बुक लिखी है स्टम्प्ड। स्टम्प्ड जिसको को ऑथर किया है सैयद किरमानी, देबाशीष सेन गुप्ता और दक्षेश पाठक ने। ठीक है जी, को ऑथर्ड। सैयद किरमानी सबसे ऊपर है जबकि इसमें। तो 1983 के वर्ल्ड कप विक्ट्री के ऊपर बुक लिखी गई है। इस पूरे की पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो जब इंडिया खेल रही होती है एक मैच आता है जिसमें हम ऑलमोस्ट बहुत बुरे हालत में होते हैं।
और कपिल देव आप रिकॉर्ड तोड़ते हैं, आइकॉनिक रन नॉक खेलते हैं 175 रन का। तो वो सब चीजें यहाँ पर थी। इसके बाद चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीती हैं इस बार, जीता है इस बार फरारी के रेसर। फरारी के रेसर यहाँ पे नाम है लैंडो नहीं, नाम है ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री इन्होंने जीत लिया है चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स। और इनके जो टीम मेट है जैसे लैंडो नॉरिस, ये सेकंड आए हैं इस डोमिनेंट रेस में। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के ड्राइवर है। और मुझे जान के बड़ा मतलब बड़ा वो हो रहा है, शॉकिंग सा लग रहा है कि जनरली ये आदमी जो है ये हमेशा आगे रहता है, फर्स्ट रहता है। नाम है मैक्स वेस्टैपेन। मैक्स वेस्टैपेन रेडबुल के ड्राइवर नंबर 4 पर आए हैं। जॉर्ज रसल मर्सिडीज के ड्राइवर नंबर 3 पर आए हैं। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स रेस है, नंबर 1 पर फरारी, नंबर 2 पर मैक्लारन, नंबर 3 पर मर्सिडीज और 4 पर रेडबुल। उनके रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स आपके सामने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एपिलेप्सी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 मार्च को। एपिलेप्सी होता क्या है? बेटा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बिल्कुल, अगर आपने वो एक मूवी देखी होगी ना, रानी मुखर्जी बेस्ड मूवी है। उनको बीच में करंट्स आते हैं, मतलब वो ऐसे ऐसे करती हैं बार बार। मैं नाम बोल रहा हूँ उस मूवी का। तो जिसमें एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में, जिसकी वजह से आप कभी कभी सीज कर जाते हैं बोलते समय, अलग सी आवाजें निकालना शुरू करते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम की डिजीज कह सकता हूं मैं, एपिलेप्सी। क्रोनिक कंडीशन है और किसी भी एज के इंसान को अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद इंडोनेशिया, और आपको बताइए ये प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, प्रबोवो सुबियांतो। तो इंडोनेशिया जो है बेटा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का वो ज्वाइन करेगा। प्रेसिडेंट सुबियांतो ने बताया। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ने बनाया था 2014 में। तब ब्रिक्स में 5 कंट्रीज ही थी। आज की डेट में ब्रिक्स में 5 कंट्रीज तो है ही है, इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज ऐड हो गई हैं। जैसे 6th कंट्री इजिप्ट, 7th कंट्री इथियोपिया, 8th ईरान, 9th यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आज की डेट में 9 कंट्रीज का ग्रुप हो गया है ब्रिक्स। इस बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चाइना में है। इसके बाद फ्रेंड्स इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर राणा दासगुप्ता, राणा दासगुप्ता इन्होंने जीत लिया है लिटरेरी अवार्ड फॉर 2014 बुक ऑन 21st सेंचुरी दिल्ली। तो 21st सेंचुरी दिल्ली पर इन्होंने बुक लिखी। इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल येल जो इस बार हुआ, उसमें आपको बताऊंगा लेटर दिस ईयर, उसमें इसको इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। 2014 की लिखी हुई बुक है, मैं ये बता दूं, मतलब तकरीबन 11 साल पहले। और अब जाकर इनको उस बुक के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। ही हैज बिन द लिटरेरी अवार्ड फॉर दैट बुक। बुक का नाम बताएंगे सर? बिल्कुल, कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली। तो इन्होंने कैपिटल पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली ये बुक लिखी थी। इसके बाद बेटा गुजरात बन गया है इंडिया का सेकंड स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल नंबर 44 में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है मैरिज डिवोर्स सक्सेशन से रिलेटेड पूरी कंट्री में या स्टेट में एक जैसे लॉ। हमारे इंडिया में मैरिज और डिवोर्स के ही लॉ अगर आप देख लो तो रिलीजन के हिसाब से अलग अलग है। तो पहला स्टेट जिसने यूसीसी लॉन्च किया था वो उत्तराखंड था। और अब गुजरात ने भी लॉन्च कर दिया है। जबकि इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले एक स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता ही आ रहा है, वो गोवा है। बट मॉडर्न यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार उत्तराखंड में लॉन्च हुआ और दूसरी बार अब गुजरात में लॉन्च हो रहा है। आई एम स्टिल वेटिंग कि पूरी इंडिया में कब लॉन्च होगा। गुजरात की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल, ये सीएम नहीं है बिल्कुल भी। गवर्नर आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर, और गुजरात में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसके बाद बेटा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड जो है दिल्मा रौसफ, दिल्मा रौसफ, इनको री इलेक्ट कर लिया है इस बैंक के चीफ के लिए। पहले भी यही थी मैम, और इनका टेन्योर 2025 में खत्म हो रहा था। एंड शी हैज बीन री इलेक्टेड अगेन फॉर अगेन 5 years। तो ये है दिल्मा रोसफ। इसके बाद एम एस धोनी, माइकल हसी। माइकल हसी जो है उन्होंने अनवील किया है सी एस के न्यू बुक एट ग्रैंड इवेंट इन चेन्नई। बुक का नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी एस के। बुक है पी एस रमन की। लॉन्च करने के लिए पहुंचे एम एस धोनी और माइकल हसी। लॉन्च इवेंट था सिटी होटल में। और सीडी गोपीनाथ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया वो भी पहुंचे यहाँ पर। और बुक बहुत अच्छी है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके।
इसके बाद फ्रेंड्स 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम रही थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। इसके बाद नेक्स्ट आ गया न्यू पंबन रेल ब्रिज। न्यू पंबन रेल ब्रिज 6 अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। कुछ ऐसा दिखता है ये। रामनवमी के दिन इसको जनरली इनॉग्रेट किया गया। 531 करोड़ की कॉस्ट में ये ब्रिज बनाया गया। रामनाथापुरम और रामेश्वरम आइलैंड, रामनाथापुरम रामेश्वरम आइलैंड के बीच का कनेक्टिविटी और अच्छा हो जाएगा इस ब्रिज से। इसके बाद इंडियन पोस्ट ने एक स्टैंप रिलीज करी है माता कर्मा को ऑनर करते हुए। तो ऑनरिंग माता कर्मा। तो माता कर्मा जो कि डिवोटी है लॉर्ड कृष्णा की, उनकी 1009th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया इस स्टैंप से। तो ये स्टैंप है इन ऑनर ऑफ माता कर्मा, एक रिनाउंड सेंट है, सोशल रिफॉर्मर है और डिवोटी रह चुकी हैं लॉर्ड कृष्णा की। अपने फेथ, करेज और सेल्फलेस सर्विस के लिए जानी जाती हैं। और ये खिचड़ी बांटा करती थी जगन्नाथपुरी टेम्पल में, तब से आज तक इस मंदिर में जो खिचड़ी बांटी जाती है वो माता कर्मा की याद में ही। फिर जेएसडब्ल्यू स्टील पूरे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई है। इंडिया की जेएसडब्ल्यू स्टील ये कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, समझ रहे हो? 30 बिलियन से ज्यादा की तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्थ है। दूसरी सबसे अमीर स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी अमेरिका की है न्यूकॉर, न्यूकॉर कॉर्पोरेशन। उसके बाद यूरोपियन, जापानीज, चाइनीज कंपनी आती है। टाटा स्टील की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ रिचेस्ट टाटा स्टील और सेवेंथ रिचेस्ट जिंदल स्टील, एथ रिचेस्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो टॉप 10 में चार कंपनीज तो इंडिया की दिखी रही है कह रहा मैं। इसके बाद बात करते हैं एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं राजीव गौबा। हाँ, इनका नाम हमने सुना भी है, बहुत बार सुना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनको अपॉइंट कर लिया है नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर के लिए। तो नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इस नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बन गए हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर। इसके बाद आपको बता दूं वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर इनको दिया गया है। नीति आयोग 2014 में बनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। नीति आयोग एक थिंक टैंक है और मतलब 2015 में बनी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। नीति आयोग की चेयरपर्सन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी इस समय है। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बैरी और सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आ गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और नाबार्ड। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और नाबार्ड ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू में ये बोला है कि रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी और ज्यादा अच्छी की जाएगी। रूरल एरियाज में नेट कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वहां के रहने वाले लोग डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल गवर्नेंस, वहां मतलब इन सब चीजों का एक्सेस वहां पर बढ़े। और ये सारी चीजें भारत नेट प्रोग्राम के अंडर करने का इनका एमओयू है। तो ये सारी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भारत नेट प्रोग्राम के अंडर होने वाली है। नबार्ड के ऊपर 2024 में भी क्वेश्चन आया था, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे थे वो लोग। नबार्ड हो सकता है शायद इस बार हेडक्वार्टर पूछ ले। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और शज्जी केवी जो है वो नाबार्ड के चेयरमैन है। इसके बाद पार्लियामेंट ने बेटा एक बैंकिंग लॉ पास कर दिया है। जनरली आप अपने बैंक अकाउंट में या किसी भी स्कीम में एक नॉमिनी रख सकते थे। अब आप अपने बैंक अकाउंट में चार नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट 4 नॉमिनीज। ये जो बिल है ये लोकसभा में तो पास हो ही गया है और अब इस बिल को राज्यसभा में भी पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद फिर ये बन जाएगा एक्ट। और इस बिल को पास करने के लिए, मतलब इस बिल को पास करने के लिए बहुत सारे बिल्स में चेंजेस करने पड़े। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980। तो बताओ कितने सारे एक्ट में नॉमिनीज के बारे में लिखा हुआ था, कितने सारे एक्ट गवर्नमेंट को चेंज करने पड़े। इसके बाद इंडिया बन गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है केनिया। हाँ। और सेकंड लार्जेस्ट कभी श्रीलंका होता था, श्रीलंका को हमने सरपास किया, अब हम हो गए हैं। तो इसका मतलब श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है।
कितना केनिया एक्सपोर्ट करता है बेटा? केनिया ने एक्सपोर्ट किया इस बार, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें, 500 मिलियन किलोग्राम 2024 में एक्सपोर्ट किया टी केनिया ने। अब मैं इंडिया के ऊपर आता हूं। इंडिया एक साल में 1400 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि आधा कप चाय बना लो, आधा कप तो चाय होती नहीं, आपको पता है, पूरा कप ही बनती है, आधा कप तो बस एक झूठ है है ना? तो 1400 मिलियन में तो हम, मतलब ये समझ के चलिए 1150 मिलियन 1250 मिलियन तो हम पी जा रहे हैं, और 254 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। 231 मिलियन टन हमने 2023 में एक्सपोर्ट किया था, उसके हिसाब से इस साल ज्यादा ही कर दिया, फिर भी ठीक है यार। इसके बाद इंडियन टेक्सटाइल्स सेक्टर जो है ये जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करता है। जानकर अच्छा लगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले हमारी इंडिया की जीडीपी में, बिफोर कॉलोनाइजेशन से पहले अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती थी। इंडियन मेड कपड़ा बहुत दूर दूर तक जाता था। तो इंडियन टेक्सटाइल आज भी इंडियन जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करती है। और दुनिया में इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर 6th रैंक ग्लोबली, हमने मतलब 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड। तो अच्छा है। और ये टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये 2030 तक 350 बिलियन टन की इंडस्ट्री, $350 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। तकरीबन 3.5 करोड़ जॉब्स इस सेक्टर से निकले। टेक्सटाइल सेक्टर को अपने आप में कंप्लीट सेक्टर बोलते हैं, है ना? सब कुछ ही है इसके अंदर। इसके बाद बेटा रोशनी नाडर। रोशनी नाडर एकमात्र इंडियन है जो वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन में आपको नंबर 5 पर दिखेंगी। रोशनी नाडर। सबसे अगर ऊपर देखें तो आपको एलिस एलिस वॉल्टन दिख जाएंगी। एक बार थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। एलिस वॉल्टन आपको दिख जाएंगी। उसके बाद फ्रैंकोइस दिखेंगी आपको, देन जूलिया कूच, जैकलिन मार्स, और इसके बाद आता है रोशनी नाडर। रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है ना? HCL टेक्नोलॉजीज, एंड पहली इंडियन है जो वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन में आपको यहाँ पर दिख रही है। रिचेस्ट वुमेन भी है इंडिया की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कंपाइल हो चुके हैं। एक बार की हाइलाइट्स बता दूं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये सेकेंड एडिशन था, और 8 दिन तक चला। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, करनी सिंह शूटिंग रेंज, बहुत सारी जगह पर बहुत से प्रोग्राम्स करवाए। 1300 पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे ज्यादा मेडल्स हरियाणा ने जीते। टोटल गोल्ड जीते हरियाणा ने यहाँ पर 34। तमिलनाडु सेकंड नंबर पर रहा 28 गोल्ड के साथ, और थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश 23 गोल्ड के साथ। और टोटल नंबर ऑफ मेडल वाइज अगर देखें तो हरियाणा के 104 मेडल, तमिलनाडु के 74, और यूपी के 64 मेडल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड दिस इज द लास्ट करंट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत ही जल्द अप्रैल की फर्स्ट जो वीक की वीडियो है वो भी हम अपलोड करेंगे। आपको सेकेंड वीक तक के करंट तो देखकर जाने हैं। अप्रैल के सेकेंड वीक तक के करंट फॉर CUT एग्जाम मस्ट है। ठीक है जी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइफ शिल्प एकेडमी को अभी फॉलो कीजिए। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू डियर।